हेलो। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको आज मैं जो पहला टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और नेचर एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप इसको करोगे तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक जनरल सा आंसर मिल जाता है, उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ LLB फर्स्ट ईयर, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या आता है, उसमें है फीचर्स, नेचर्स एंड कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो मैं कराऊंगा उससे ये सारा टॉपिक है कवर हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में यह कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दो तरह का होता है, एक यूनिटरी एंड एक फेडरल। ठीक है ना। किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होता है और कई कंट्रीज़ का फेडरल भी होता है। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सारी की सारी पावर है वो एक गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। और जो स्टेट्स होते हैं उनकी कोई अलग से पावर नहीं होती, वो सेंटर के सबॉर्डिनेट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें पावर्स की डिवीज़न होती है। डिवीज़न इन द सेंस, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, कुछ टॉपिक्स स्टेट के पास होते हैं, कुछ सेंटर के पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। उनके ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को राइट्स होते हैं, उनको मतलब उनके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो पूरी तरह से फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। इसमें दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें एक टू टायर गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे इंडिया में है ना, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। तो इसमें वो भी फीचर है। और दूसरा जो फीचर है जिसमें हम उसको बोलते हैं यूनिटरी। तो जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है वो अपनी एक अलग मतलब कि उनके रूल्स होते हैं। लेकिन इनके जब आगे पढ़ेंगे तो एक ना इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ सब्जेक्ट होंगे वो सेंटर की लिस्टों में होंगे और कुछ होंगे स्टेट की लिस्ट में होंगे। और उसके अलावा जो होता है ना, एक कंकरेंट लिस्ट होती है, उसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं उन पे रूल्स और लॉ बनाने का जो राइट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है और ना ही पूरी तरह से फेडरल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो अगर अब हम एक बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे हाँ कि जी। पेट्रोल की। हम्म अब पेट्रोल का प्राइस स्टेट भी डिसाइड कर सकता है अपने अकॉर्डिंग और सेंट्रल भी कर सकता है। नहीं, जब आप लिस्ट पढ़ोगे ना, जब आप अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आगे जाके पढ़ोगे ना, इसमें एक सब्जेक्ट की लिस्ट दी होती है। ठीक है ना। तो एक सेंट्रल लिस्ट होती सब्जेक्ट्स है। कैसे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जैसे कोई भी है, जैसे मान के चलो रिजर्वेशन का होता है। ठीक है। ठीक है ना। SC ST कास्ट के लिए रिजर्वेशन होती है, एक ये सब्जेक्ट है। और दूसरी, मतलब इसमें स्टेट के पास अपनी पावर रहती है और सेंट्रल अपनी पावर भी यूज हाँ, कर अपनी सकता पावर। और कुछ कंकरेंट लिस्ट होती हैं, उनके ऊपर स्टेट भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है और सेंटर भी कर सकती है। है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर्स हैं, ये इसलिए ये इट इज़ पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल। ओके। ओके। ना ही ये प्रॉपर हम कह सकते ना हैं तो ये, फेडरल हाँ है, हाँ जी, ना ही प्रॉपर ये यूनिटरी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जब हम किसी भी देश का संविधान पढ़ेंगे तो उसकी एक अलग अपनी फीचर्स, अपनी विशेषताएं होती हैं। और उसी तरह हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो मेनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 की फीचर है, 8 की फीचर्स। सबसे पहला है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए, अगर हम बाकी देशों की बात करेंगे तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा, इतना लेंथी नहीं जितना हमारा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका कोई ख़ास कारण नहीं है। आप बात करते हैं लाइक यूके। ठीक ठीक है। है ना। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। ठीक है रिटर्न। ना। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं ठीक है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। और ओके। यही नहीं है कि 395 ही हैं, इसको हम अगर देखें तो इसमें अमेंडमेंट होती है 1951 के बाद। बहुत बार अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो जब भी अमेंडमेंट होती है तो 395 से भी बढ़ जाते हैं। अगर आप उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर्स बढ़ाए जाते हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं उनकी जो नंबरिंग है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A कर दिया जाता है।
ठीक है। आर्टिकल 42 है तो आर्टिकल 42 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 42A कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह अगर से अगर हम पर्टिकुलर आर्टिकल को समझाना चाहें तो आर्टिकल का क्या डेफिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नया है। अच्छा तो प्रॉपर एक आर्टिकल की एक डेफिनेशन में देखो आर्टिकल इसका मतलब ये है, जैसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि मैंने आपने कोई ऐसे लिखा, ठीक है। आपने कोई ऐसे लिखा, उसमें 12 पॉइंट्स लिखे आपने, ठीक है। हर एक पॉइंट का पॉइंट 2 का ये मतलब है, पॉइंट 3 का ये मतलब है। ठीक है। अगर आप किसी को बताने जाओगे कि मैंने कुछ लिखा है, कैसे समझाओगे भाई, 12 नंबर पॉइंट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब एक तरह 5 का नंबर पे जाओगे तो ये मिलेगी। डिक्शनरी टाइप तो ये एक तरह के इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग है। आर्टिकल्स है ना। आर्टिकल मतलब आपको कानून पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो सेक्शंस हैं, सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में थे, इस सेक्शन में एक सेक्शन में आपको मर्डर की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरे सेक्शन में आपको मर्डर की पनिशमेंट बताई जाएगी। मतलब आर्टिकल्स में क्या है, तो एक इंडेक्सिंग हुई या हुई है, सेक्शन में क्या है उसकी ब्रीफिंग की गई है। जो आर्टिकल है, नहीं सेक्शन वो आईपीसी अलग चाहिए, वो तो जस्ट एग्जांपल ठीक का है। बता रहा था। आर्टिकल्स में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पूरे इंडिया का जो भी संविधान है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी राइट्स हैं, आपको इसमें ना क्या होता है, शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। ठीक है ना। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, संविधान खोलोगे, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 मिलेगा, फिर पार्ट 2 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके, और हर पार्ट में कुछ जैसे लाइक राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम है, ठीक जैसे है। आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का एक अलग पार्ट होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक अलग पार्ट होगा, ड्यूटीज का अलग या पार्ट, राइट्स का अलग पार्ट। सिटीजनशिप का एक अलग पार्ट होगा। ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक रख के आपको समझाए गए हैं, और उनमें उनमें जो है कि उनमें अलग अलग आर्टिकल में बताया होगा। जैसे आप फंडामेंटल राइट की बात करोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 14, देयर आर 14 फंडामेंटल राइट्स, और हर फंडामेंटल राइट के लिए एक आर्टिकल यूज़ किया गया है। लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये हाँ सब के लिए अपना हाँ अलग हाँ अलग हाँ आर्टिकल जी। यूज किया जैसे गया। राइट टू फ्रीडम है ना, तो राइट टू फ्रीडम एक राइट है, उसमें आपके जो है ना, मतलब उसी में सारा राइट टू स्पीच, राइट टू जैसे गैदरिंग करनी, ठीक ठीक है। है ना, वो सारी सभी राइट आपकी राइट टू फ्रीडम से संबंध रखते हैं। ठीक तो है। इसलिए 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे यूके में 7 है, और भी बहुत सारे कंट्री जिनका बहुत छोटा छोटा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा सबसे लेंथी है। ठीक है। समझ लगी। ठीक है। तो ये था फर्स्ट पहला पॉइंट। फीचर, वर्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम वेरी सोर्सेज। अब सोर्स, हर एक चीज़ का कोई सोर्स होता है। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, दैट टाइम जो हमारा इंडिया था वो ब्रिटिश के अंडर था। ठीक है। तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग जो आए, आगे आए, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। ठीक है। ठीक है ना। वो उसमें जो जिस जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया कि सब कुछ अपने पास से नहीं लिखा, उन्होंने अलग अलग देशों के जहाँ से कुछ अच्छा मिला वो उठा लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छा मिला वो उठा लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छा मिला वो उठा लिया। वो वर्ल्ड टूर पे गए जहाँ से उनको लगा कि हमारे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी को। किया, टूर पे नहीं गए, उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। हर एक देश का संविधान स्टडी किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें एक ना, आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। जब इंडिया की गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अप्लाई किया गया था, तो उसके अंडर जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। तो उसमें क्या था, उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशंस के जो कुछ कुछ फीचर्स थे उसको इन्होंने बोरो किया, बोरोड फीचर्स बोलते हैं उनको। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ठीक है। अलग अलग सोर्स से इसकी जो है प्रोविजंस ली गई थी। जो थर्ड है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, इसका सिस्टम फेडरल है, बट इसके जो फीचर्स हैं इसके यूनिटरी फीचर भी हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि डुअल गवर्नमेंट होती है, डुअल, एक सेंटर और स्टेट। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स, जो पावर्स होती हैं उनको डिवाइड किया था, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव वो होती है जिसमें पावर, जिसमें किसी कानून को एग्जीक्यूट किया था। जैसे मान के चलो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हैं डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो कानून है, कोई रूल बना है उसको वो अप्लाई करवाते हैं, उसको वो लागू करवाते हैं, तो वो है एग्जीक्यूटिव।
जुडिशरी का काम क्या तो इंटरप्रेट करते हैं जुडिशरी। अब कानून लागू हो चुका है, हाँ जी, अब उसका रिजल्ट्स रहेंगे, वो जुडिशरी डिसाइड करेगा कि इसको क्या। जुडिशरी जो हमारा लॉ है, जो हमारा रूल्स है, उसको इंटरप्रेट करती है जुडिशरी। ठीक है। ठीक है ना। आपका कोई केस है, आपका मतलब किसी भी मसले पे आपका कोई है मसला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्या राइट्स हैं, तो वो आपको जुडिशरी से मिलेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लेजिस्लेटर। ठीक है ना। लेजिस्लेटर वो ऑर्गन है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जैसे राज्य विधान पालिका, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। ठीक है। और इसमें क्या है, जो एक तो ये हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, एंड थर्ड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशल सिस्टम है वो हर तरह के ऑर्गन से इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद ही करता है। ठीक है। और दूसरा है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म होता है ना कि इसमें एक देर आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड बाई कैमरल सिस्टम। भाई कैमरे। फर्स्ट इज लोअर एंड थर्ड अपर। सुना होगा राज्यसभा एंड लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना। तो ये जो फीचर्स हैं ये फेडरल के हैं। नेवरदलेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन दैट इट इंक्लूड्स मैनी यूनिटरी फीचर्स। अब इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर और इंडिया सर्विसेज कॉमन टू सेंटर। अब इसमें जो सेंटर की है ना, सेंटर की पावर ज़्यादा है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर दी गई हैं, सेंटर को यूनिटरी किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स भी हैं, जैसे एमरजेंसी प्रोविजंस होती है, उसमें भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसमें भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगी। ठीक है ना। एंड जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था, इनके इसमें भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगी, तो इसलिए ये यूनिटरी है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका जो अगला फीचर है वो है कि हमारी जो सरकार का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट का सिस्टम ब्रिटिश में था, ब्रिटिश से ये बोरो किया गया है, और ये जो फीचर है ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें जो क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस करती है। पार्लियामेंट के जो फीचर्स है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव्स आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर। जो हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो लेजिस्लेटर के मेंबर होते हैं। लाइक कैसे समझाऊँ यार मैं इसको। जो पांचवा फीचर है वो है बैलेंस बिटवीन सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब इसका क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसको सॉवरेंटी दी गई है, और जो जुडिशियल है उसकी जो पावर है वो भी सुप्रीम पावर है। इन दोनों में एक बैलेंस बनाया गया है। मतलब उसका मतलब हम ऐसे समझाते हैं कि जो जुडिशियल हमारा जो सिस्टम है उसके पास एक पावर है, आर्टिकल 13, 32 एंड 136 के अंडर आप जाओगे तो एक जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। उसका जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब क्या होता है कि कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो वो लॉ किसी ना किसी तरह से कॉमन पीपल के अगेंस्ट जा रहा है, जनरल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, या किसी ना किसी तरह से वो किसी का कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो पार्लियामेंट के पास जुडिशरी के पास पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ओके। ठीक है ना। और जो ऐसा लॉ कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो उसको अमान्य माना जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट जो है ना उसकी भी एक अपनी पावर है। उसके पास एक पावर होती है कि वो एक लॉ बना सकती है, वो कानून बना सकती है, और वो उसकी हम जो सॉवरेंटी इस बात में समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 368 में आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर देखोगे। ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और जुडिशल की सुप्रीमेसी है उनमें एक बैलेंस बनाया गया है। यह है हमारा पांचवा फीचर्स। ठीक है ना। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ फीचर की, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे ना
टू टायर जुडिशरी है, ठीक है ना, सॉरी, यूएस में टू टायर जुडिशरी है, लेकिन यहाँ पे सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो स्टेट की कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स, और बस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं जो लोअर कोर्ट्स होती हैं ना, ठीक है। तो ये इसमें क्या ना कि सिंगल जुडिशल सिस्टम है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है, उसकी मतलब कि आपका कोई भी कहीं भी किसी भी केस में कोई डिसीजन हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है कि उस डिसीजन को वो मतलब ख़त्म कर सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसी को ही हम कानून आगे अगली मान्यता है। जगह आप बहुत से केस पढ़ोगे, जब आप देखोगे ना, जैसे केशवानंद भारती का केस था, केशवानंद भारती के केस में एक बहुत तकड़ी बहस हुई थी, ठीक है ना। एक पार्ट पे ये कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते। वो बोलते थे कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन प्रियम्बल जो के एन भारती का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह आर्टिकल 368 के अंडर हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिंगल जुडिशल सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट रहेगी, और उसके बाद स्टेट की हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। हर स्टेट में जो अपेक्स कोर्ट है वो हाई कोर्ट रहेगी, और सेंटर में जो अपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट रहेगी, ओके। और हर लेवल की जो कोर्ट है इंडिया में, जैसे अगर वो स्टेट की हाई कोर्ट है वो वो अपनी स्टेट के लॉ है उसको एप्लीकेबल करेगी, और साथ ही जो सेंट्रल लॉ है उसको भी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम सिर्फ जुडिशल सिस्टम की बात नहीं करेंगे, इसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। वो क्या है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स बाय कोलेजियन सिस्टम। कोलेजियन सिस्टम है, वो जब आप इस टॉपिक के चैप्टर पे जाओगे ना, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट, तो अब आपको समझ लगेगा वो कैसे अपॉइंट किए थे हैं। तो इस मसले में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। रिमूवल ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट थ्रू एन इम्पीचमेंट प्रोसीजर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास। पार्लियामेंट में एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जैसे वो मेनली होता है प्रेसिडेंट को उसके पावर से हटाने के लिए, या जजेस को उसकी पावर से हटाने के लिए, जो कोई कुछ अच्छा नहीं कर रहा, जो ठीक नहीं कर रहा, तो उसके एक केस चलाया जाता है, ठीक है ना। उस केस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरीज, पेंशन, अलाउंसेस आर चार्ज टू इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड। तो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड होता है, वो भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरियाँ, पेंशन वगैरह जो है दी जाती हैं। सेल्फ डिसरिगार्ड, पावर टू पनिश फॉर सेल्फ डिसरिगार्ड। किसी कोर्ट की मानहानि हुई है, बोले ना वो अटेम्प्ट, क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। तो वो कोर्ट के पास पावर है कि अगर आपने कोर्ट की तौहीन की है, कोर्ट की बेइज्जती की है, तो कोर्ट उसके लिए भी पनिशमेंट कर सकती है। बैन ऑन जजेस प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा। जब जज रिटायर होते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर सकती है प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे तो होता नहीं है। 7वां फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, वो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको राइट्स दिए गए हैं, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन की गई है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा ये राइट वायलेट किया गया। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो एक तरह की डायरेक्शंस हैं स्टेट्स को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ऐसा उसमें प्रोविज़न दिया गया है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। वो सिर्फ एक तरह की एडवाइस होती है स्टेट को कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक 7वां फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसकी प्रोविज़न की गई है। इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मोटिव है वो है वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट मतलब वो आम कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये उसका 7वां फीचर है। 8वां है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है। रिजिड क्या होता है? जिसको हम छेड़ नहीं सकते, हार्ड है, उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसको हम हिला नहीं सकते। फ्लेक्सिबल क्या है? जिसको हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी ऐसे है कि इसको हम ऐसे नॉर्मली इसको अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो करने से हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों तरह का इसके में कॉम्बिनेशन है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। सम प्रोविजन में भी अमेंडेड बाय स्पेशल पार्लियामेंट मेजोरिटी, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रोविजन ऐसी रहेंगी जैसे उसमें पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से उसको हम अमेंड कर सकते हैं, और कुछ फीचर्स को हम नहीं कर सकते। सम अदर फीचर्स कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल पार्लियामेंट मेजोरिटी एंड विद हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स रेटिफाइंग देम। तो कुछ ऐसी प्रोविजन होगी जिनको हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी होगी ना, जैसे 2/3 से वो कर देंगे, और कुछ ऐसी होंगी जिससे हम स्पेशल मेजोरिटी और जो स्टेट्स हैं मतलब 1/2 स्टेट, आधी स्टेट्स की जो है उनको कंफर्म करेंगी, उसको रेटिफाई करेंगी तो ही कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोविज़न को पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी से अमेंड करने का प्रोविज़न प्रस्ताव पास किया गया, और उसके बाद जरूरी क्या होता है कि जो टोटल स्टेट्स हैं उनमें से कम आधी स्टेट उसको रेटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगी, तो ही वो अमेंड हो सकती है। तो ये है इसका रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये थे फीचर्स, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इन 8 फीचर्स को अच्छे से पढ़ लेना। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कंक्लूजन कर दोगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। ओके।